नीट के पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? कभी ये सोचा है? लाइक ऑल्दो बेस्ट हर एक पर्सन के लिए वैरी करता है, बट व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे? सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द वे ऑफ रिविजन ऑफ द सिलेबस फॉर नीट and also my personal two very important tricks that I followed and that really helped me. We'll be discussing these two towards the end of this video, so do watch this video till the end. तो यहाँ पे जो हम रिविजन है वो हम इंडिविजुअली सबकी डिस्कस करेंगे फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायो. केमिस्ट्री में विल बी डिस्कसिंग फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो अगर हम रिविजन की बात करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिविजन. एक होती है कंप्लीट सिलेबस रिविजन, जो मोस्टली जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपके कोई बैकलॉग्स नहीं होते, लाइक एवरीथिंग इज कंप्लीट, देन यू डू योर फुल सिलेबस रिविजन. एंड अदर कम्स द पार्ट रिविजन, लाइक अगर आपको कोई एक चैप्टर रिवाइज करना है या आपका कोई भी पार्ट टेस्ट है, उससे पहले आपको उसकी जो चीज़ें हैं वो रिवाइज करनी है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिविजन्स. एंड अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, दोज हू डू रिविजन, तो उसमें भी दो टाइप आ जाते हैं. एक वो होता है कि जिनको लाइक बस रिविजन के टाइम पे ऊपर से चीज़ें देखनी होती है, लाइक उनको लर्न होता है, जस्ट एक ऐसा क्विक व्यू चाहिए होता है एंड उनको सारी चीज़ें वापस से याद आ जाती है. दूसरे टाइप के एस्पिरेंट्स वो होते हैं जिनको जब वो रिवीजन कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मैं पढ़ी फर्स्ट टाइम रहा हूँ, ठीक है. उनको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है. बट इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. अगर आपने फर्स्ट टाइम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है तो वो आपके दिमाग में बैठी हुई होती है. इट्स जस्ट कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रहा होता है कि जब आप उस चैप्टर की रिविजन करने बैठते हो तो आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसी कैटेगरी में लाई करते हैं. मैं भी इसी कैटेगरी में लाई करती थी. मैं कहती थी लोगों को कि जब मैं रिवीजन करने बैठती हूँ मेरे को तो ऐसा फर्स्ट टाइम जैसा मैं पढ़ रही हूँ मुझे वैसा ही लगता है, बट वो डीप डाउन आपको वो चीज़ आती होती है, आपको जस्ट रियलाइज नहीं होता. तो ये बात तो सच है कि अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, एक होता है ना कि एक रट्टा मारने की जो ताकत है अगर आपके अंदर वो ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे. वो तो देखो है ही, वो तो होता ही है. तो अगर मान लो आप कोचिंग से कोई चैप्टर पढ़ के आई हो या अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, नेक्स्ट डे अब आप उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड मान लो थर्ड डे आपका चैप्टर ओवर हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दोगे. उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको या तो खुद से लगेगा कि आपको वो चैप्टर अब रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है. वो कितना भी टाइम स्पैन हो सकता है, वो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है. वो हो सकता है कि 2 दिन हो सकता है कि 1 वीक हो सकता है कि 15 डेज हो, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी. बट आपको ये फील होगा. बट मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि सिर्फ ऐसे ही बस जस्ट आपने कोई भी चैप्टर उठाया जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ पोटेंशियली भूल गए होगे, ऐसा कोई भी चैप्टर पिक करके एंड रैंडम उसकी रिवीजन स्टार्ट करने से अच्छा है कि अगर आप पार्ट रिवीजन कर रहे हो तो आप पार्ट टेस्ट दो. इससे क्या है कि अगर आपका एक चैप्टर आज खत्म हुआ है तो आपने 1 वीक बाद अपना उस चैप्टर का लाइक अकेले एक चैप्टर का टेस्ट तो मत ही दो, ठीक है. वो तो मैं वैसे भी मना करती हूँ. लाइक मुझे तो पार्ट टेस्ट पसंद ही नहीं है, मुझे फुल सिलेबस टेस्ट ही पसंद है. बट स्टिल इफ यू आर गिविंग पार्ट टेस्ट तो 1-2 चैप्टर्स का देने का कोई मतलब नहीं है. अगर आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट टारगेट 2 चैप्टर्स ऑफ ईच, लाइक बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो अब आपने 1 वीक में अपना एक पार्ट टेस्ट प्लान किया है, तो अब उससे एक दिन पहले आप जो चीज़ें उसमें आ रही हैं आप उन सबको रिवाइज करोगे. इससे क्या है कि जो चैप्टर्स आपने पहले कर चुके हो, क्योंकि वही ऑब्वियसली टेस्ट में आ रहे होंगे, तो आप ही उनकी रिवीजन भी हो जाएगी एंड आपका टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा. आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है. क्योंकि अगर आपने रिवीजन कर भी ली उसके बाद भी आपको ये बात तो नहीं पता ना कि अब आपको आता कितना है, उसमें से आपने अब्जॉर्ब कितना किया है. तो आप बेटर ये करो कि एक वीक है, वीक में कोई भी एक डे ले लो, संडे ले लो, मंडे ले लो, उसमें आपने अपना एक पार्ट टेस्ट प्लान कर रखा है कि हाँ आपको ये टेस्ट देना है, और उससे एक दिन पहले उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको रिवाइज करो. इससे आपकी रिविजन एंड टेस्ट दोनों हो जाएंगे. एंड अगर आपको स्पेसिफिकली लगता है कि कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है या कोई चैप्टर आप भूल रहे हो, जैसे कि लाइक बायो में बहुत लोगों को एनिमल किंगडम डिफिकल्ट लगता है, प्लांट किंगडम डिफिकल्ट लगता है, तो उनको आप अपना स्पेसिफिकली अलग से रिवाइज कर सकते हो. फिर होता है कि अगर आप एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आपको उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है. तो देखो जब आपने उस चैप्टर को करा था फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपने उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, तो रिविजन के अंदर आपको बहुत ही मिनिमम टाइम जो है उसको आपको इन्वेस्ट करना है. सो आई वुड से कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी का भी
चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो उसमें आपको 30 मिनट्स टू 1 आवर, लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर का ही टाइम लगना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, लाइक मोर देन 1 आवर आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हो, एक रिविजन कर रहे हो। एंड आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बार ही रिविजन करोगे, फुल सिलेबस भी रिविजन आप 2 to 3 टाइम्स करोगे। तो आपको ये होना चाहिए कि हर बार की रिविजन में आपका टाइम जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम फुल सिलेबस रिविजन की बात करें तो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, अब आप क्या कर रहे हो, अपने मॉक टेस्ट प्लान कर रहे हो जो फुल सिलेबस है। तो उससे पहले आप अपना सिलेबस जो है उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है, आप मॉक टेस्ट तो फुल सिलेबस आप बहुत सारे दोगे, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि हर एक से पहले आप अपनी कंप्लीट सिलेबस रिविजन करने बैठ गए हो, आपको हर एक से पहले नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार रिविजन करी फुल सिलेबस, फिर आपने उसके बाद 6-7 टेस्ट दे दिए, ठीक है, 6-7 मॉक टेस्ट दे दिए, उनको आपने एनालाइज भी कर लिया, अपनी गलतियां भी देखी, उसके बाद फिर आपने दोबारा रिविजन कर ली। तो ऐसे नहीं करना कि हर एक टेस्ट से पहले आप रिविजन करने बैठे रहे हो। अगर हम बात करें कि अब बायो में आपको, अगर हम स्पेसिफिकली देखें आपको क्या रिवाइज करना है, तो बायो के अंदर आपको अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। जो पढ़ते टाइम आपने उसमें चीज़ें हाईलाइट करी थी, एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर लिखी थी, डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, वो आपको बायो में रिवाइज करना है। नोट्स तो कोई बनाता ही नहीं है बायो के अंदर। एंड अगर आप किसी कोचिंग में हो तो कोचिंग के मॉड्यूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, तो ऑब्वियसली उनके टेस्ट में भी चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी ही। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स के अंदर यू विल बी टारगेटिंग योर फॉर्मूलाज एंड जितने भी ग्राफ्स है, कोई भी कंसेप्चुअल चीज़ अगर आपने स्पेसिफिकली लिख रखी है या हाईलाइट कर रखी है, एंड कोई भी अगर किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपसे नहीं बनते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को फिजिक्स के अंदर जो सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर था वो मेरे को इनिशियली डिफिकल्ट लगता था एंड उसके क्वेश्चन बनने में मेरे को इशू आता था। तो अगर मैं रिविजन कर रही हूँ तो मैं बाकी सारे चैप्टर्स की नॉर्मल रिविजन करती थी, बट वो जो एक पर्टिकुलर चैप्टर था उसके मैं क्वेश्चंस भी देख लेती थी डिफिकल्ट कि वो कैसे बनते हैं, ऐसे स्टार मार्क होता है ना, वो मैंने कर रखा था। तो आपको ये करना है। एंड केमिस्ट्री में अगर हम देखें ऑर्गेनिक के अंदर आपको सिर्फ रिएक्शंस पे फोकस करना है, उनकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है, लाइक आपका रिएजेंट या फिर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हो गए, नेम्ड चीज़ें हो गई, नेम्ड रिएक्शंस और नेम्ड कैटलिस्ट, देयर मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों पे आपको ऑर्गेनिक में फोकस करना है। अगर आप इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपके सारे एलिमेंट्स हैं। देखो इनऑर्गेनिक में मेरे को केमिस्ट्री में ना, अगर मैं बताऊं तो मेरे को सबसे डिफिकल्ट इनऑर्गेनिक ही लगती थी, क्योंकि उसके अंदर पहले तो एक्सेप्शंस इतने सारे हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो होता था कि चीज़ें ना मैं भूल जाती थी। तो इनऑर्गेनिक के अंदर तो मैं सब कुछ ही रिवाइज करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ छोड़ दिया। एंड स्पेसिफिकली जितनी भी चीज़ें एक्सेप्शंस होती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर होती थी, जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही होती थी, उन पर मैं ज़्यादा फोकस करती थी। एंड देन टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर मैं अपने फॉर्मूलाज पे टारगेट करती थी। एंड अगेन अगर मैंने कोई चीज़ हाईलाइट कर रखी है तो मैं उस पर फोकस करती थी। एंड देन टॉकिंग अबाउट द टिप्स, जो मेरे को 2 बतानी थी आप लोगों को इम्पोर्टेंट, वो ये है। देखो फर्स्ट तो आपकी याद आती है कि आप अगर कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कर रहे हो एंड अगर आप पार्ट रिविजन्स कर रहे हो, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। एंड अगर आप ये देखोगे कि आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है तो आपको अपनी कंप्लीट रिविजन्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि कंप्लीट के अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है। अब आपको पता है कितना मटीरियल है जो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आप पार्ट रिविजन्स को एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, बट कंप्लीट रिविजन्स को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने 1000 बार पार्ट रिविजन्स की हैं बट आप कंप्लीट रिविजन नहीं कर रहे ना, तो आप बहुत जगहों पर लैग कर रहे हो। बट अगर आपने कंप्लीट रिविजन करी है एंड वहीं पे अगर आपने 10-20 अपनी पार्ट रिविजन स्किप करी है, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि इन दी एंड जो आपको पूरी अपनी रिविजन करनी थी सारे सिलेबस की वो आपने कर ली। एंड टॉकिंग अबाउट कि आपको कितनी बार करनी है कंप्लीट सिलेबस की रिविजन, तो आपको 2 to 3 टाइम्स करनी है। उससे ज़्यादा आपके पास टाइम बचा है, एनर्जी बची है, आप कर सकते हो, बट आपको मिनिमम 2 to 3 टाइम्स करनी है। एंड अगर मैं आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ तो कुछ लोग होते हैं कि जिस दिन नीट है, फॉर एग्जाम्पल 5 को नीट है, तो वो 4 को भी टेस्ट दे के जाते हैं। तो आपको नीट से 1 वीक, लाइक 5 days to 1 week पहले कोई भी टेस्ट नहीं देने हैं, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। आपको उन 5 days to 1 week के अंदर क्या करना है, अपने सारे के सारे सिलेबस को वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। आपको ये तो अब आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप इतनी बार रिविजन कर चुके हो कि अब आप पूरा सिलेबस 3 दिन में रिवाइज कर सकते हो, 1 दिन बायो का, 1 दिन फिजिक्स का, 1 दिन केमिस्ट्री का, दैट मीन्स कि आपको नीट से 3 दिन पहले कुछ और नहीं करना है, जस्ट आपको अपनी रिविजन करनी है, ठीक है। फिर 3 से पहले वाले जो दिन है तब आप अपनी टेस्ट दे सकते हो, बट आपको नीट से पहले अपनी फुल सिलेबस की रिवीजन करके जानी है। आप टेस्ट स्किप कर सकते हो उन डेज के अंदर, बट आपको फुल सिलेबस रिवीजन करनी ही करनी है।
क्योंकि इससे आप कह सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे जो आपकी मेमोरी है वो ऐसे पॉलिश हो रही होती है, तो इस पर आपको बहुत फोकस करना है. सो आई होप सो दैट आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स रिलेटेड टू हाउ टू डू रिविजन ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के इन दिस वीडियो. एंड अगर आपको स्टिल रिविजन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हो. एंड अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई Instagram account, the link in the description box, and don't forget to join my WhatsApp channel as well.